नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के न्योते पर 8 जुलाई तक रहेंगे इंडोनेशिया की यात्रा पर। पीएम के दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को और मजबूत करना। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री ने आलेख लेख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को किया याद। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्यों की बैठक आज। कथित चढ़ावा चोरी विवाद के निष्पक्ष जांच पर होगी अहम चर्चा। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे अध्यक्षता। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस आज। सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। नई दिल्ली में होगा आयोजन। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में मैक्सिको को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में स्थान। वहीं हालांड के डबल धमाके ने ब्राजील बाहर। 2-1 की जीत के साथ नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 6 से 11 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को और मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे। यात्रा से पूर्व अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी ये यात्रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देगी। प्रधानमंत्री योग्यकार्ता में ऐतिहासिक प्राम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और स्पोर्ट्स साइंस में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ऑकलैंड जाएंगे। यहां पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये यात्रा संबंधों को नई गति देगी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तीनों देशों में बसे हुए भारतीय समुदाय से संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव होगा इंडोनेशिया। ये यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन को नई गति देने वाली मानी जा रही है। जकार्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। भारतीय समुदाय से संवाद और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव भी इस यात्रा के अहम पड़ाव होंगे। छह से 8 जुलाई तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने उनका स्मरण करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए एक लेख लिखा है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने सुख सुविधाओं को छोड़कर देश सेवा का मार्ग चुना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। व्यक्तिगत जीवन में कठिन दुख झेलने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। कश्मीर और विभाजन के मुद्दों पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना, वो अपने समय की इन चुनौतियों के सामने
अडिग रहे। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने अकल्पनीय कार्य किया, भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और नए राजनीतिक विकल्प की नींव भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आलेख अखबारों में प्रकाशित है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर उन्होंने ये आलेख लिखा है। दामोदर घाटी परियोजना और सिंदरी संयंत्र के निर्माण में उनका अहम योगदान था, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में किया है। 1943 के बंगाल, अकाल और अन्य आपदाओं का भी अपने आलेख के जरिए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। डॉक्टर मुखर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में किस तरह से कार्य किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में किया है। अपने सिद्धांतों के लिए पद से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उनका जीवन आज भी भारत के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है। कोलकाता में आज भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से मिलन मेला प्रांगण में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन और फिर संस्कृति मंत्रालय के अधीन CCRT द्वारा सुर संस्कृति एवं राष्ट्र की प्रस्तुति होगी। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले के बीच आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। मंदिर परिसर में होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट के सभी 14 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। इस बीच मामले की जांच भी निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि सभी सदस्यों को बैठक की सूचना दे दी गई है और उनसे शामिल होने का अनुरोध भी किया गया है। गोपाल राव के मुताबिक बैठक 3 बजे मंदिर परिसर में होने वाली है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक 3 बजे मंदिर परिसर में संपन्न होगी। सभी 14 ट्रस्टी जो आज हैं सभी को सूचना गई है, सभी को निमंत्रण गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी ट्रस्टी भाग लें। तो गोविंद देव गिरी जी ने सभी को सूचना भेजी है। हमारा विश्वास है कि सभी लोग भाग लें।
वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा कि रामलला मंदिर में हुई चोरी के मामले में प्रशासन, अयोध्या के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों को फांसी की सजा भी दी जाती है तो ट्रस्ट को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी और ट्रस्ट के सदस्य इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट लोग जो निर्णय देंगे हमारे ट्रस्ट लोग को मान लेंगे। जैसे रामलला के यहाँ अगर कोई चोरी आ गया है तो शासन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के डीएम जो पैरवी कर रहे हैं उनको अगर फांसी देने कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ट्रस्ट लोग उसको मानने के लिए तैयार। रामलला का मामला है। आज सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। पिछले 5 साल में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 232 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 50,000 पैक्स का ई पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा, जो जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 50,000 पैक्स को ई पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये समारोह किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे उत्पादकों, डेयरी किसानों, शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को सहकार से समृद्धि तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने वाले सहकारी इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करेगा। तो 5वां स्थापना दिवस समारोह सहकारिता मंत्रालय का 232 अन्न भंडारण का हस्तांतरण, गोदामों का लोकार्पण और शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान करने वाले हैं। सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सहकारी नेटवर्क का किस तरह से विस्तार किया गया, आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। दरअसल 32,802 नई पैक्स और सहकारी नेटवर्क का लगातार विस्तार किया गया। 32,802 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियां इस दौरान स्थापित हुई हैं और ये लगातार आगे काम बढ़ता जा रहा है। हजारों पुरानी समितियों को लगातार सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण सेवाओं को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर लगातार फोकस किया गया और मजबूती प्रदान की गई। इसके साथ साथ 52,000 से ज्यादा पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने का काम किया गया। यानी कि किस तरह से और भी आसानी के साथ किसानों को, ग्रामीणों को, महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों को बैंकिंग और बीमा सेवाएं सुलभ बनाने का काम 56 लाख से ज्यादा किसानों का ई पोर्टल पर पंजीकरण भी इस दौरान, इस 5 साल की यात्रा के दौरान किया गया। एमएसपी पर पारदर्शी और सुरक्षित फसल खरीद सुनिश्चित की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 1355.61 करोड़ से 41 लाख से ज्यादा महिला सदस्यों को सीधे सीधे लाभ इसके दौरान मिला है। महिला सहकारी समितियों को और भी मजबूती प्रदान करने का काम किया गया है। तो आपको बता दें कि इस 5 साल की जो यात्रा है, इस दौरान महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, ग्रामीणों की बात करें, तो किस तरह से सहकार से समृद्धि का जो ये द्वार है, ये लगातार सशक्त हुआ है। सहकार से समृद्धि क्या है, आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल इस पहल की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, सहकार से समृद्धि की, ये मंत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सहकार से समृद्धि का भारत सरकार का एक व्यापक विजन और राष्ट्रीय अभियान है ये। तो सहकार से समृद्धि, जो कि समृद्धि के द्वार खुल रहा है, सरकार का एक व्यापक विजन है जिसको लेकर के सरकार आगे बढ़ी है। सरकार ने मजबूती प्रदान करने का काम किया है, किसानों को, ग्रामीणों को और महिलाओं को भी। तो सहकार से समृद्धि के प्रमुख उद्देश्यों पर भी अब एक नजर डाल लेते हैं। सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सीधे सीधे उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही
सहकारिता मंत्रालय काम कर रहा है। किसानों को बेहतर बाजार किस तरह से प्रदान किया जा सकता है, भंडारण किस तरह से उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर फोकस है और इस पर मजबूती से काम भी किया गया है। किसानों को प्रसंस्करण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना साफ तौर पर इसका उद्देश्य और इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए इस 5 सालों की यात्रा को हम देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है। सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता किस तरह से लाई जा सकती है, डिजिटलीकरण और सुशासन सुनिश्चित करना खास तौर पर उद्देश्य और इस उद्देश्य की पूर्ति होती हुई भी हमने देखी है। महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की सहकारी संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाना साफ तौर पर इसका उद्देश्य है और ये प्रमुख उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये उद्देश्य कहीं ना कहीं अपने 5 सालों की अगर हम इस यात्रा को देखें सरकार से समृद्धि की तो ये कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरे होते हुए भी नजर आते हैं। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। इससे न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी आई है बल्कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन भी तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। ऐसे में क्यों एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले करीब 1 दशक में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसी तरह के प्रयासों में एक और पहल है पेट्रोल में वैज्ञानिक आधार पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होती है बल्कि साथ ही इससे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है और किसानों को नियमित आय का अच्छा साधन मिलता है। ऐसे में एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत में एथेनॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षणों के जरिए पालन होता है। एथेनॉल को फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है जिससे इसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। साथ ही फ्यूल एथेनॉल को डिस्टिल किया जाता है जिससे इसमें शुगर बिल्कुल नहीं बचती। इसके अलावा एथेनॉल में कीड़ों को दूर रखने वाले डीनेचुरेंट होते हैं और पेट्रोल की गंध भी तेज होती है। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले फ्यूल की क्वालिटी से जुड़े कड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होता है। साथ ही एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले इंटरनल कंबस्शन इंजनों के लिए एक बेहतरीन ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है जिससे इंजन अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करता है। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन में बहुत अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती। एथेनॉल प्लांट में प्रति लीटर एथेनॉल के लिए सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पर चलती है जिसमें पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा अब मक्का जैसी फसलों से आ रहा है जिसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है। दूसरी तरफ एथेनॉल दूसरे जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण को भी तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाता है। आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के चलते भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 9.3 करोड़ मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है। साथ ही वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार E20 ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों में भी कमी आती है। इसके अलावा विदेशों से कच्चा तेल आयात करने के बजाय एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत पिछले करीब 12 वर्षों में 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर चुका है। दूसरी तरफ एथेनॉल के चलते किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का त्वरित भुगतान हुआ है। एथेनॉल की इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के कई देश पहले से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है तो वहीं E15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील में तो पेट्रोल में करीब 27% से अधिक एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में और भी कई देश वर्षों से एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एथेनॉल से जुड़े इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक नजरिए से एक बेहतर विकल्प है बल्कि पर्यावरण समेत कई सकारात्मक पहलुओं की वजह से एथेनॉल को भविष्य का ईंधन भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई।
तूफानी मौसम, 1 घंटे की देरी, लाल कार्ड और हजारों मैक्सिकन समर्थकों के शोर के बीच इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हराकर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने महज 98 सेकंड के भीतर 2 गोल दागकर टीम को मुकाबले में बढ़त दिला दी। मैक्सिको ने भी हार नहीं मानी। हाफ टाइम से 3 मिनट पहले जूलियन क्वानोनेस गोल करके मैक्सिको की उम्मीदों को जिंदा रखा। 60वें मिनट में इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर इंग्लैंड को 3-1 की बढ़त दिला दी। हैरी केन की एक गलती के कारण मैक्सिको को भी पेनल्टी मिली, जिसे राउल जेमिनेज ने गोल में बदलकर स्कोर 3-2 पर कर दिया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना अब नॉर्वे से होगा। वहीं न्यू जर्सी में खेले गए फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालांड, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। इंजरी टाइम में ब्राजील को पेनल्टी मिली, जिसे नेमार ने गोल में बदल दिया, लेकिन ये गोल सिर्फ हार के अंतर को कम करने तक ही सीमित रह पाया। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ब्राजील के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर नेमार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने ये ऐलान ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद किया। दिग्गज पेले के मुकाबले नेमार ने 3 गोल ज्यादा किए हैं। वो पेले के अलावा 4 विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे ब्राजीलियाई खिलाड़ी बने। नेमार ने अगस्त 2010 में मेटलाइफ स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में ब्राजील के लिए डेब्यू किया और अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।